Good morning everyone. My name is Manish Katiyar from Access Colleges Kanpur. Today we are going to discuss the topic dividend policy, which is part of AKTU curriculum Financial Management unit number 4, that is dividend policy. Let's go and see what is dividend policy. We are going to take an overview of the subject. An overview of the subject is what is dividend? What is dividend policy? Theories of dividend policies, relevant theory, and उसी में हम लोग को स्टडी करना है वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन मॉडल एंड इररिलेवेंट थ्योरी, दैट इज MM अप्रोच. वी कॉल्ड इज मोदिगिलानी एंड मिलर्स अप्रोच. ओके, नो. सो नाउ द डिविडेंड. व्हाट इज डिविडेंड? First question comes in our mind, what is dividend? See, once a company makes a profit, we calculate the profit through profit and loss account, and we are discussing about that profit. Management must decide on what to do with those profit. Normally profits का हम लोग करते क्या हैं? Profits normally या तो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होते हैं रिजर्व्स के फॉर्म में, या शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं. तो वही इसी चीज़ को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. दे कुड कंटिन्यू टू रिटेन द प्रॉफिट्स विद इन द कंपनी, यानी कि कंपनी में उस प्रॉफिट को, वट एवर प्रॉफिट इज अर्न फ्रॉम द बिजनेस, उस प्रॉफिट को अपनी कंपनी में रखें. और दे कुड पे आउट द प्रॉफिट्स टू द ओनर्स ऑफ द फर्म इन द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड. हम सभी लोगों को मालूम है कंपनी की बैलेंस शीट में जो ओनर्स ऑफ द फंड्स होते हैं वो कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वट एवर प्रॉफिट इज अर्न बाय द कंपनी, दैट प्रॉफिट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में रिटेन दैट प्रॉफिट फॉर फ्यूचर बिजनेसेस. ओके, वंस द कंपनी डिसाइड ऑन वेदर टू पे डिविडेंड, दे मे एस्टेब्लिश समवट पैरामीटर्स. सपोज मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड दैट हमको डिविडेंड पे करना है शेयर होल्डर्स को, तो क्या होगा उसके लिए? तो कुछ सर्टेन पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं विच इन टर्न इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स एंड परसेप्शंस ऑफ द कंपनी इन द फाइनेंशियल मार्केट. थोड़ा सा इस पीछे के पर्सपेक्टिव को देखते हैं. डिविडेंड पॉलिसी को समझने से पहले हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ध्यान देना चाहिए. 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव हमको बताए गए थे. वो था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन of stakeholders and second one was profit maximization. जब कंपनी के पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट उसके पास होगा, तभी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी. और वेल्थ इंक्रीज कैसे होगी? वेल्थ इंक्रीज का मतलब है कि द ओनर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, उनका प्राइस इंक्रीज हो जाए इन प्रपोर्शन टू द प्राइस इन विच दे वर ओरिजिनली एक्वायर्ड. सपोज आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स 2000 में, ईयर 2000 में परचेज़ किए, उस समय 100 रुपये का आपको मिल गया. लेकिन आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर का प्राइस सपोज 2000 है, अप्रॉक्सीमेशन में 21-22 के आसपास है, लेकिन 2000 एज्यूम करते हैं. तो गेन कितना हुआ? आपने 100 रुपये एक शेयर में इन्वेस्ट किए थे और आज एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो 2000 रुपीज़ हो गई. तो इसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स. यानी कि शेयर होल्डर्स को तो ऑलमोस्ट शेयर फ्री हो गया, क्योंकि इधर 20 सालों में कंपनी ने डिविडेंड भी तो पे किया होगा. आपने 100 रुपये का तो शेयर परचेज किया था और कंपनी इससे ज़्यादा आपको डिविडेंड पे कर चुकी है. दैट मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट निल था, और आपकी वेल्थ जो आपको परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करके देखेंगे तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिविडेंड. हम लोगों ने डिस्कस किया डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे. सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी किया कि व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज़. उसके बाद अब हम डिविडेंड क्या होता है उसको डिस्कस किया. अब पढ़ने जा रहे हैं डिविडेंड के बारे में. कह रहे हैं डिविडेंड्स आर पेमेंट मेड टू स्टॉक होल्डर्स फ्रॉम ए फर्म्स अर्निंग्स. पहले बताया कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट अर्न करने के बाद उस प्रॉफिट का कुछ प्रपोर्शन शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड. और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखने वाली है कि डिविडेंड इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर.
ध्यान रखिएगा, सपोज फेस वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर इज ₹10 and company has declared 10% dividend, then how much dividend you are getting? You are getting ₹1 per share as a dividend. तो ध्यान रखेंगे, dividend is always calculated on the face value of the share. Sometimes students get confused that dividend are paid on market value. नहीं, dividend हमेशा face value पे दिया जाता है, और face value क्या होती है? Face value of a share is a price at which they were originally issued by the company in the primary market. जब पहली बार कंपनी के शेयर्स को इशू किया गया था, तब कंपनी ने उन शेयर्स को कितने में इशू किया था, उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। वो बात अलग है कि वो शेयर डिस्काउंट पे इशू किया गया या प्रीमियम पे इशू किया गया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन फेस वैल्यू आपको ध्यान रखना है डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लेते हैं व्हाट इज डिविडेंड। तो डिविडेंड आर पेमेंट मेड टू द स्टॉक होल्डर फ्रॉम द फर्म्स अर्निंग वेदर दोज अर्निंग वर जनरेटेड in the current period or in previous period. That means dividend can be declared out of current year profit and from previous year profit also. ध्यान रखना हमेशा कि डिविडेंड कंपनी के करंट ईयर प्रॉफिट से भी दिया जा सकता है और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से भी दिया जा सकता है। दैट मीन्स रिजर्व से भी डिविडेंड दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। डिविडेंड आर पेड फ्रॉम द कंपनीज अर्निंग टेकिंग इनटू अकाउंट द पे आउट रेशियो, और इसको मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है। ये पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है? पे आउट रेशियो का मतलब है कि कंपनी किस प्रपोर्शन में डिविडेंड पे करना चाहती है। और आपको मालूम है, सपोज कंपनी हैज़ अर्न EPS ऑफ ₹10, तो पे आउट रेशियो कितना हो सकता है? वो तो मैनेजमेंट के हाथ में, मैनेजमेंट डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कितना डिविडेंड देना है, और एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आगे पे आउट रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या है? पे आउट रेशियो इज द प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग पेड आउट एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स टिपिकली एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। हमेशा ध्यान रखेंगे, डिविडेंड का जो पे आउट रेशियो होता है वो परसेंटेज टर्म्स में दिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। सपोज कंपनी हैज़ ए EPS ऑफ ₹10 एंड पे आउट रेशियो इज 50%। दैट मीन्स कंपनी डिविडेंड कितना पे कर रही है? ₹5। पे आउट रेशियो 60%, ₹6। पे आउट रेशियो इज 80%, दैट मीन्स ₹8 पर शेयर डिविडेंड पे किया जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना है डिविडेंड पॉलिसी में, व्हाट इज EPS एंड व्हाट इज पे आउट रेशियो। पहले हमको EPS मालूम होना चाहिए, और EPS क्या होता है? EPS इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू EPS। जब तक EPS नहीं कैलकुलेट करेंगे तब तक हम लोग डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो थ्योरीज होती हैं, उनको नहीं समझ सकते हैं। तो EPS पे फोकस करना है, बार बार बोल रहा हूँ, अर्निंग पर शेयर पे फोकस करना है। और EPS इज कैलकुलेटेड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड आपका आंसर आ जाएगा। और उसी EPS से हम लोग पे आउट रेशियो निकालते हैं, निकालते नहीं, बेसिकली पे आउट रेशियो डिसाइड किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोजल रखते हैं कि हम कंपनी के शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड पे करना चाहते हैं, 60%, 40%, 30%, जो भी रेशियो उन्होंने दिया हो। नेक्स्ट है डिविडेंड पॉलिसी। व्हाट इज, इसका मतलब क्या होता है? डिविडेंड पॉलिसी का क्या मतलब है? डिविडेंड पॉलिसी इज द सेट ऑफ गाइडलाइंस अ कंपनी यूजेस टू डिसाइड हाउ मच ऑफ इट्स अर्निंग इट विल पे टू द शेयर होल्डर्स। इन दो लाइनों को बहुत ध्यान से समझना है। कह रहे हैं व्हाट इज EPS, कह रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी इज द सेट ऑफ गाइडलाइंस, यहाँ पे फोकस करेंगे वर्ड गाइडलाइंस, अ कंपनी यूजेस टू डिसाइड हाउ मच ऑफ इट्स अर्निंग विल पे आउट टू शेयर होल्डर्स। एक्चुअली क्या होता है, कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उस पूरे प्रॉफिट को फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि आगे भी बिजनेस करने के लिए हमको कैश की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अगर हम पूरा का पूरा डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारे पास आगे बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, कहाँ से आएंगे? तो इसलिए कुछ अमाउंट कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज टेकन बैक बाय द कंपनी, और उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है
प्लाउ बैक, कंपनी कुछ अमाउंट को प्लाउ बैक कर लेती है। मीन्स कंपनी ने 10 रुपये की EPS जनरेट करी, डिविडेंड उसने 6 रुपीज़ का दे दिया, बैलेंस 4 रुपीज़ कहाँ गए, प्लाउ बैक हो गया, मतलब रिजर्व्स में ट्रांसफर हो गया, आगे बिजनेस में काम आएगी। नेक्स्ट है, सम एविडेंस सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स आर नॉट कंसर्न विद द कंपनीज डिविडेंड पॉलिसीज सिंस दे कैन सेल अ पोर्शन ऑफ देयर पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटीज इफ दे वांट कैश। ये थ्योरी भी काफ़ी रेलिवेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिविडेंड पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि उनके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं, अगर वो शेयर्स को बेच देंगे तो कभी भी कैश जनरेट कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और यहीं से एक चीज़ आपको समझनी है गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ में, बस कोर्स का पार्ट नहीं, थोड़ा सा रिलीवेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ। लोग गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स को क्यों परचेस करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा होता है। आप बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, आप ONGC का एग्जांपल ले लीजिए, लास्ट ईयर डिविडेंड नहीं दिया बट करंट ईयर में डिविडेंड दे रही है। BPCL है, HPCL है, IOC है, RVNL है, बहुत सारी कंपनियां गवर्नमेंट की हैं, अच्छा खासा डिविडेंड पे करती हैं। तो इसलिए कुछ इन्वेस्टर्स जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो डिविडेंड पे फोकस करते हैं, और जो आप लोगों जैसे यंग हैं वो क्या करते हैं, वो उनका ये रहता है कि हम ऐसी कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करें जिसमें प्राइस एप्रिसिएशन ज़्यादा हो रहा हो। और प्राइस एप्रिसिएशन पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं बट डिविडेंड पे कम फोकस करते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ इंडिया में HNI हाई नेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, वो उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिन कंपनी के अच्छा डिविडेंड पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, आइए, डिविडेंड पॉलिसीज इन्वॉल्व द डिसीजंस वेदर टू रिटेन अर्निंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर पर्पसेस। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कंपनी का कैपेक्स प्लान आने वाला है। कंपनी रिसेंटली अगर आपने देखा हो, न्यूज़ को पढ़ा हो, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 12,000 करोड़ का कैपेक्स करने जा रही है। क्यों करने जा रही है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कंपनी की रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। अगर हम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे देंगे तो मेरा कैश कम हो जाएगा, कैश कम होगा तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए हम कैश कहाँ से लाएंगे? दैट मीन्स हमको लोन लेना पड़ेगा। सेकंड, टू डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स, और टू रिटेन सम अर्निंग एंड टू डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग अर्निंग टू द शेयर होल्डर्स। सिंपल सी चीज़ है, बहुत रिलेवेंट, यहाँ पे ऐसा कुछ एज सच नहीं है। देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन फॉर फर्म्स टू पे डिविडेंड टू कॉमन शेयर होल्डर्स। ये बात बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं है कि कंपनी डिविडेंड दें। जैसे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन मिस्टर वॉरेन बफेट, उनका ये मानना है कि कंपनीज को डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए। ऐसा वो क्यों कहते हैं? ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टर डिविडेंड लेके उसको क्या करेगा, अल्टीमेटली री इन्वेस्ट ही तो करेगा। तो वो अमाउंट हम डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्टर को ना देके कंपनी अपने पास रखे और उस फंड को री इन्वेस्ट करके कैपिटल अप्रिशिएट करे। ये उनका ऐसा थिंकिंग है। अलग अलग थिंकर्स की अलग अलग फिलोसफीज होती है। शेयर होल्डर कैन नॉट फोर्स ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर डिविडेंड। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बोर्ड कैपिटल लेटर्स अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। शेयर होल्डर्स कैन नॉट इन्फोर्स अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डिक्लेयर अ डिविडेंड। ये बात बिल्कुल सही है। भले ही अमाउंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन शेयर होल्डर्स का है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कभी भी कंपेल नहीं कर सकते हैं कि नहीं सर आप डिविडेंड दीजिए ही दीजिए, कभी नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट भी इस मैटर में कभी इंटरफियर नहीं कर सकता है। ये बात इन्होंने बताई गई है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डिविडेंड पॉलिसीज इन्वॉल्व डिसीजन का क्या डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट है, बोर्ड मेंबर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर एनी डैमेजेस दे मे कॉज। मतलब अगर डिविडेंड ना देने की वजह से कोई डिसीजन उन्होंने लिया कि डिविडेंड पे नहीं करना है और कंपनी को कोई लॉस होता है, ऐसे वजह इस सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। बोर्ड मेंबर आर कंस्ट्रेन्ड बाय लीगल रूल्स अफेक्टिंग डिविडेंड इंक्लूडिंग नॉट पेइंग डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल एंड नॉट पेइंग डिविडेंड वेदर दैट डिसीजन कुड कॉज द फर्म टू बिकम इंसॉल्वेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिविडेंड आप हमेशा नेट प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिविडेंड कभी भी आप कैपिटल से पे नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बात इन्होंने आपको बताई है। नेक्स्ट है,
फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, कितने तरह के डिविडेंड्स हो सकते हैं? तो कह रहे हैं डिविडेंड बेसिकली इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय ए जॉइंट स्टॉक कंपनी अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर्स। मोस्टली डिविडेंड्स आर पेड इन कैश, इस वर्ड को ध्यान रखें, कैश। मोस्टली डिविडेंड्स आर पेड इन कैश, लेकिन आप बुक्स में कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे, वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। बट देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म्स सच एज स्क्रिप्ट डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड एंड इन एन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस प्रॉपर्टी डिविडेंड, सेक्शन 222 है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। दीज आर बेसिकली ब्रीफली डिस्क्राइब्ड एज बिलो। ठीक है, आइए स्क्रिप्ट डिविडेंड क्या होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट डिविडेंड पढ़ते हैं। मीन्स ऑफ पेमेंट वेदर द कंपनी कैन नॉट पे इन कैश, कैश में नहीं पे कर पा रहे हैं, ठीक है, कैश नहीं पे कर पा रहे शेयर होल्डर्स, उसके बारे में बात हो रही है। दिस सिस्टम सिंपली मीन्स शेयर होल्डर्स आर पेड विथ commodities, vouchers, token or some other indications of credit instead of cash। ये थ्योरी में लिखा है, मैंने अपने लाइफ में कभी देखा नहीं है इस तरह का सिचुएशन। जब बहुत शॉर्ट अमाउंट का डिविडेंड होता था तो गिफ्ट वगैरह कभी कभार आए होंगे, मैंने कभी देखा नहीं अपने 15 साल के करियर में, कभी नहीं देखा मैंने। बॉन्ड डिविडेंड रेफर टू एज फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज दे प्रॉमिस द होल्डर ऑफ फिक्स पेमेंट रिटर्न्स टू इन्वेस्टमेंट। टाइप आपको देखने हैं, मेन फोकस करना है कैश डिविडेंड पे। सारी थ्योरीज जो डिसाइडेड है वो कैश डिविडेंड के ऊपर ही बनाई गई हैं, लेकिन बुक्स में जो चीज़ें दी गई हैं, जो ट्रेडिशनली चीज़ें चलती रही एटलीस्ट, उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। आगे Property dividend refer to the formal distribution of an assets other than cash to holders of preferred or common share holders of stock। आप जानते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में किसी प्रॉपर्टी को आपको दे, डिस्ट्रीब्यूट करे, लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है। नेक्स्ट है कैश डिविडेंड, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला है कैश डिविडेंड। मनी पेड टू स्टॉक होल्डर्स नॉर्मली आउट ऑफ द कॉरपोरेशंस करेंट अर्निंग और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ध्यान रखना, अक्सर क्वेश्चन पूछता जाता है वेदर डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ रिजर्व्स। आप कहेंगे यस, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ द रिजर्व्स, बट उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे आगे। बोनस शेयर्स और स्टॉक डिविडेंड। अच्छा, थोड़ा सा कैश डिविडेंड पर फोकस करते हैं। जो भी कैश डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है, वो डिविडेंड कंपनी जब डिक्लेयर करती है, उसकी एक रिकॉर्ड डेट होती है, आपको मालूम होना चाहिए। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जब उसकी रिकॉर्ड डेट आती है, सपोज़ अगर रिकॉर्ड डेट 20 जून 2020 यानी कि 20 जून 2020 है, तो 20 जून से पहले जो शेयर का जो प्राइस होगा उसको हम लोग बोलेंगे कम डिविडेंड, और 20 जून के बाद का जो प्राइस होगा उसको बोलेंगे एक्स डिविडेंड। वर्ड ध्यान रखिए, कम डिविडेंड मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, बट आपको मालूम होना चाहिए कि कम डिविडेंड एंड एक्स डिविडेंड मतलब एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। बोनस शेयर्स और स्टॉक डिविडेंड्स बेसिकली क्या हुआ, जब कंपनी के पास रिजर्व्स थे, कंपनी रिजर्व्स जब कैपिटलाइज कर लेती है तो उसको डिविडेंड के फॉर्म में ही काउंट किया जाता है। आपको भी मालूम होगा, जनरल एंट्री पढ़ी होगी कि जब हम लोग कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो कहाँ से इशू करती है, कंपनी बोनस शेयर अपने रिजर्व से इशू करती है। ठीक है, दूसरी बात, जनरल एंट्री आप लोग क्या करते हो, जनरल एंट्री करते हैं, रिजर्व्स को डेबिट कर देते हैं और कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। तो वही चीज़ है कि कंपनी ने अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर लिया, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर दिए। बोनस शेयर्स डू नॉट कम विद इन एन इशूइंग कंपनी। Explicit payment promises the amount of dividend paid to stockholder varies depending on the profit of the issuing company। Basically ये reserves की बात हो रही है। जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, हम लोग बात कर रहे हैं बोनस शेयर्स के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी पिछले कई सालों से डिविडेंड नहीं पे कर रही थी, 5 साल तक उसने डिविडेंड नहीं पे किया, और 6th ईयर में आके क्या किया, उसे डायरेक्टली डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। और कैसे किया, उन्होंने कहा कि जो भी रिजर्व्स था उसको हम कैपिटलाइज करे दे रहे हैं, यानी कि बोनस शेयर्स इशू करने की बात हो गई। आपको फोकस कैश डिविडेंड पे करना है, बोनस शेयर्स पे अभी
बोनस शेयर वाले पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि सारी थ्योरीज कैश डिविडेंड के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। आगे, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसीज़, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसीज़ को अफेक्ट कर रही हैं, देखते हैं। लीगल रिस्ट्रिक्शंस, कंपनी लॉज फॉर एग्जांपल, कंपनी नई फॉर्म हुई है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, बट कंपनी एक फॉर्म हुई, कंपनी ने बोला कि अभी डिविडेंड आप नहीं पे कर सकते हैं, आपको अपने आप को आगे सर्वाइव करना है, इसलिए आप डिस्ट्रीब्यूट मत करिए डिविडेंड। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर कंपनी लॉ में दिया गया, ऐसा है नहीं ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन। आगे, ट्रेंड ऑफ अर्निंग, हाई प्रोफाइल और लो प्रोफाइल। ट्रेंड ऑफ अर्निंग का मतलब है कि कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि या एक साल प्रॉफिट अर्न कर रही है फिर अगले साल लॉस हो रहा है। तो कंसिस्टेंसी अगर बिजनेस में मेंटेन है और प्रॉफिट ग्रो कर रहा है तो कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है। नेचर ऑफ इंडस्ट्री, कैपिटल इंटेंसिव, एसेट इंटेंसिव एंड शेयर इंटेंसिव। किस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि डिविडेंड पे करने से आपका कैश बैलेंस कम हो जाए और कैश बैलेंस का इफेक्ट ये पड़े, आपने डिविडेंड पे कर दिया, कैश कम हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश आपका कम हो जाएगा तो आपको फर्दर कैश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब आप कैश कहाँ से लाएंगे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे, एज ऑफ द कंपनी, ओल्ड और न्यू इन द मार्केट। देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जाए तो जब वो एनालिसिस करता है तो ये कोशिश करता है कि हम उस कंपनी के शेयर को एक्वायर करें, परचेज करें जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती रही हो। इवन आप देखें जो म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, वो म्यूचुअल फंड भी कोशिश करते हैं कि ऐसे कंपनीज के शेयर्स को परचेज किया जाए जो डिविडेंड पे करती हों। ऐसी बहुत सारी आपको कंपनियां मिल जाएंगी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है डिविडेंड के मामले में, लाइक विप्रो डिविडेंड और बोनस शेयर देने के मामले में सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है आईटी सेक्टर की। नेक्स्ट, टैक्सेस ऑन रिटेन्ड अर्निंग। ये बड़ा ज़बरदस्त इशू है कि अगर कंपनी रिटेन्ड अर्निंग यानी कि रिजर्व्स के ऊपर क्या टैक्सेस का कोई प्रोविज़न है? अगर कंपनी के ऊपर टैक्स, रिजर्व्स के ऊपर टैक्स लगाने का प्रोविज़न होगा तो कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड दे देगी शेयर होल्डर्स को कि आप डिविडेंड ले जाइए। अच्छा, डिविडेंड से जब टैक्स की बात आ रही तो डिविडेंड से टैक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। पहले 2018 से पहले की सिचुएशन ये थी, जो भी 16 तक तो सिचुएशन ये थी कि कंपनी ने जो भी डिविडेंड दिया सब टैक्स फ्री। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डिविडेंड टैक्स पे होके आता था, इसलिए रिसीवर या इन्वेस्टर को या इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। फिर वो लेटेस्ट अमेंडमेंट आते चले गए, फिर वो लास्ट जो रिसेंट अमेंडमेंट आया वो उन्होंने बोल दिया कि 10 लाख रुपए तक एक साल में डिविडेंड एग्जम्प्ट होगा, बैलेंस वो टैक्सेबल कर देंगे। फिर रिसेंट नई गाइडलाइंस आ गई हैं, उसको भी थोड़ा सा कंसीडर करके वो चलेंगे। टैक्सेस ऑन रिटेन्ड अर्निंग के बाद आते हैं फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। आपको मालूम है कि डिविडेंड अगर पे करते हैं तो कैश बैलेंस घटेगा। अगर हमारा कोई फ्यूचर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपेक्स या बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान है तो हम डिविडेंड को क्या करेंगे? डिफर कर देंगे या पोस्टपोन कर देंगे। एंड स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, रिसेशन, बूम, डिप्रेशन एंड रिकवरी, जैसे करंट सिनेरियो है, पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो इसको आप किस में कंसीडर करेंगे? रिसेशन है, बूम है, डिप्रेशन है या रिकवरी है? तो इस पेंडेमिक की सिचुएशन में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो क्या होगा? होगा ये कि कंपनी अपने कैश के बैलेंस को बचा के चलेंगे जिससे कि फ्यूचर में उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक, आगे डिविडेंड मॉडल्स। हमारे पास डिविडेंड से रिलेटेड जो मॉडल्स हमको सिलेबस में दिए गए हैं उस 2 तरह के मॉडल्स हैं, डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी एंड डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी। एंड व्हाट इज डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी? डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी मीन्स कि इस थ्योरी के मानने वालों का ऐसा कहना है कि अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है तो कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज होता है। जब शेयर प्राइस इंक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वी। वैल्यू ऑफ द फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, वी इक्वल टू S+D। यूनिट नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज़ को। वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल, ये 2 मॉडल हमारे पास हैं जो एडवोकेट इनके पास जो एडवोकेसी कर रहे हैं डिविडेंड रिलेवेंस कि आप डिविडेंड पे करिए। एंड इररिलेवेंस मॉडल जो हमारे सिलेबस में दिया गया है
वो कह रहा है मिलर एंड मोदी गिलानी अप्रोच, वो ये कह रहे हैं कि कंपनी डिविडेंड पे करे या ना करे, उसका कंपनी के शेयर प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब शेयर प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी अफेक्टेड नहीं होती है डिविडेंड पे करने से। और ये रिलीवेंस और इररिलीवेंस का मतलब है। रिलीवेंस का मतलब है कि डिविडेंड पे करने से कंपनी के शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब शेयर प्राइस इंक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी इंक्रीज होती है। और वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बताया गया था यूनिट 2 में, वैल्यू ऑफ द फर्म V इक्वल टू S प्लस डी। यहाँ पे हमको बताया गया था वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द डेप्ट। ठीक, और इसके बाद मैं अप्रोच इररिलीवेंस थ्योरी की बात आती है। इररिलीवेंस थ्योरी हमको बताती है कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस, or you may say there is no impact on the market price of company shares whether company declared dividend or not। ये रिलीवेंस और इररिलीवेंस है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा प्लीज़, बार बार इस चीज़ को समझ के आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है रेलेवेंस थ्योरी, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इफ द चॉइसेस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट द वैल्यू ऑफ ए फर्म इट इज कंसिडर्ड एज ए रेलेवेंट। In that case, a change in the dividend payout ratio will be followed by a change in the market value of the firm. Next है, if the dividend is relevant, there must be an optimum payout ratio. Optimum payout ratio is that ratio which gives highest market value per share. ये बात गांठ बांध के रख लीजिए, समझ लीजिए बहुत क्लियर करके कि कंपनी जब डिविडेंड, रेलेवेंस थ्योरी की बात हो रही है, देखिए रेलेवेंस थ्योरी की बात हो रही है, कंपनी जब भी डिविडेंड पे करती है तो जैसे ही शेयर एक्स डिविडेंड होता है, जिस दिन कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर होता है एक्स डिविडेंड होता है, मैंने लास्ट आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज एक्स इनकम डिविडेंड। जैसे ही शेयर एक्स डिविडेंड होता है उस दिन शेयर का प्राइस गिर जाता है और उसके बाद फिर से वो कंपनी का प्राइस इंक्रीज होना शुरू करता है। तो इन्वेस्टर को ये ध्यान रखना है अगर डिविडेंड लेना है तो जब वो कम डिविडेंड की सिचुएशन में ट्रेड हो रहा है तो तब ले लें, तो डिविडेंड का बेनिफिट उठाएं, या जब वो एक्स डिविडेंड हो जाए, डिविडेंड का एडजस्टमेंट कंपनी के शेयर प्राइस में हो चुका हो मार्केट में, तब आप परचेज करें जिससे कि आपके पास भी ग्रो करने का एक रूम अवेलेबल हो। ठीक, नेक्स्ट है वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल हमको क्या बता रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। वॉल्टर मॉडल, द डिविडेंड पॉलिसी गिव्स बाय जेम्स वॉल्टर कंसीडर दैट डिविडेंड आर रेलेवेंट एंड दे डू अफेक्ट शेयर प्राइस। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है two factors which influence the market prices of share are the EPS and DPS. EPS means just मैंने डिस्कस किया था अर्निंग पर शेयर एंड DPS means डिविडेंड पर शेयर। पहले EPS होगा फिर DPS होगा, ध्यान रखिएगा। इन दिस मॉडल he studied, he means who? Walter. He studies the relationship between the internal rate of return and the cost of capital of the firm, that is represented by KE, to give a dividend policy that maximizes the shareholders wealth। उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, when R मतलब रिटर्न इज ग्रेटर देन KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है यानी कि EPS KE से ज़्यादा है, द फर्म हैज़ टू अडॉप्ट जीरो। when R is less than KE then firm has to adopt 100% payout ratio। इस चीज़ को आप स्टूडेंट्स को बार बार रिवाइज करना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है। R इक्वल टू KE एनी पॉलिसी बिटवीन 0 to 100% पे आउट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में के ट्यू करिकुलम में पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा। नेक्स्ट है वॉल्टर मॉडल ऑल्सो लुक प्रॉफिटेबल opportunities whether to retain the earning instead of getting dividends। the cost of retention is important here। cost of retention मतलब पढ़ा होगा आपने, जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें बताया गया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की कॉस्ट क्या होती है, क्या होती है, डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर, वही कॉस्ट हो गई। तो सेम चीज रिटेंशन के बारे में भी होती, जो फर्म ने अमाउंट रिटेन करके अपने पास रखा हुआ है उस अमाउंट का कितना परसेंटेज डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही कॉस्ट ऑफ डिविडेंड होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक 12th यहाँ तक
रिलीवेंट मॉडल में वॉल्टर मॉडल तक हम लोग कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी कंसीडर करेंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे। ओके।